द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9th एनसीईआरटी बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 7 चैप्टर जिसका नाम क्या है आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज है, उसमें हम लोगों ने 2 वीडियो खत्म कर लिया था। पहले वाले वीडियो में ट्रायंगल के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जितने भी पद थे ट्रायंगल्स के, उन सबको हमने क्या किया था, डिस्कस किया हुआ था। यानी ये पहले पार्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज यानी आपका ट्रायंगल के जितने भी पद है, कोण है, भुजा है, आपका शीर्षलंब है ना, माध्यिका है, गुरुत्व केंद्र है, ठीक है ना, इन सबों को जो है ना पहले पार्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ हमने काम किया हुआ था। यहाँ पे दूसरे वाले वीडियो में हमने ये जाना था कि त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। तो कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे 3 तरह के आपका त्रिभुज होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु होता है। आपका कोण के आधार पे 3 तरह के कोण होते हैं, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद समकोण त्रिभुज और क्या अधिक कोण त्रिभुज। इन सब के बारे में परिभाषा के साथ हम लोगों ने जो है ना उसको समझे हुए थे। उसके बाद हमने बताया था कि सर्वांग क्या होता है, ठीक है, सर्वांग की कसौटियां क्या होती है। तो हमने बताया था सर्वांग की कसौटी कितनी होती है, 5 होती है। यानी कोई भी त्रिभुज, जैसे हमको त्रिभुज चैप्टर पढ़ना है तो यहाँ पे जानना है कि त्रिभुज की कैसे हम बताएंगे कि 2 त्रिभुज जो है ना वो सर्वांगसम है ना। तो कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं जब ये 5 कसौटियों को क्या करते हैं, अगर फुलफिल करते हैं, 5 कसौटियों को अगर क्या करते हैं, संतुष्ट करते हो, तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी 2 त्रिभुज जो है ना वो क्या है, आपस में सर्वांगसम है। और सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सभी अंग जो है ना इक्वल, ऑल पार्ट्स ऑफ बोथ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट इट्स ए कांग्रुएंट फिगर। यानी वो सब क्या है, आपका सर्वांगसम आकृति है। ठीक है, तो 5 जो सर्वांगसमता का जो रूल था, नियम था, उनको आज जो है ना हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले जो आपका सर्वांगसमता का नियम है, सर्वांगसमता की जो कसौटी है वो क्या है, तो आपका भुजा साइड क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपका साइड एस क्या है आपका एस सर्वांगसमता, सर्वांगसमता सर्वांगसमता क्या होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि क्या कोई भी 2 त्रिभुज, क्या लिखेंगे, कोई भी 2 त्रिभुज, कोई भी 2 त्रिभुज, कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं। कोई भी सर्वांगसम त्रिभुज है ना, कोई भी जो है ना त्रिभुज, कोई भी 2 त्रिभुज जो है ना सर्वांगसम तब होते हैं जब एक त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों भुजा, एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाएं, तो दोनों त्रिभुज एस सर्वांगसमता सर्वांगसमता की कसौटी से सर्वांगसम हो जाएंगे, मतलब कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं जब एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज एस सर्वांगसमता की कसौटी से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ पे हम देखें, एग्जांपल में यहाँ पे अगर हम काम करें, एग्जांपल में अगर यहाँ पे देखें, हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम क्या है, ABC, और एक हमने और त्रिभुज ले लिया, क्या आपका PQR हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमने इसको दे दिया क्या, हम यहाँ पे दे दे रहे हैं इसमें कितना, 2 CM, और ये भी क्या देते हैं, 2 CM देते हैं, ये देते हैं 5 CM, ये भी देते हैं आपका 5 CM देते हैं, ये देते हैं 9 CM।
और ये भी देते हैं क्या, 9 cm देते हैं। क्या देते हैं, 9 cm देते हैं। ठीक है, ये अपने से हमने क्या किया, कंडीशन दिया। क्या दिया, अपने से हमने क्या दिया, कंडीशन दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या दोनों त्रिभुज जो है ना सर्वांगसम है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो कैसे हम बताएंगे कि सर्वांगसम है, एस 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 सर्वांगसमता से। तो हमको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी। जो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है उन दोनों त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में, पीक्यूआर में। अब बताइए AB जो है क्या लिखेंगे यहाँ पे, AB जो है वो इक्वल है किसके, PQ के। AB किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका कितना है, 2 cm दिया हुआ है। उसके बाद BC जो है वो इक्वल है किसके, QR के। क्यों, क्योंकि ये है ना 5 cm दिया हुआ है। और आपका जो AC है वो PR के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये कितना दिया हुआ है, 9 cm दिया हुआ है दोनों। तो बताइए त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होगा कि नहीं होंगे, दोनों त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं हैं, यानी एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे किसके, त्रिभुज पीक्यूआर के। किसके, पीक्यूआर के। ठीक है, और रीजन क्या लिखेंगे, एसएसएस। तीनों क्या है, भुजा है ना, ठीक है, भुजा 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 है, भुजा है, भुजा है ना। तो लिखेंगे एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। क्या हो गए, त्रिभुज है ना सर्वांगसम हो गए। और इसको वही कहते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, यानी कोई भी दो त्रिभुज दिया हो, कोई भी दो त्रिभुज दिया हो और दोनों त्रिभुज के जैसे एक एबीसी त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है और पीक्यूआर त्रिभुज दिया हुआ है, दो त्रिभुज दिए हुए हैं। तो इन दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तब होंगे जब इस पहले वाले त्रिभुज की तीनों भुजा और इस दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये साइड 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 यानी एस 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 सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो पहला आपका एस 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 सर्वांगसमता समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दूसरा देखना है, क्या आपका दूसरा कसौटी क्या है, तो एस ए एस, क्या एस ए एस, एस ए एस सर्वांगसमता, सर्वांग समता यानी साइड एंगल और क्या आपका साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे ये क्या है, ये कैसे करना है हमको। ठीक है, तो सीधे सा मतलब ये है कि यहाँ पे लिखते हैं कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं, सर्वांगसम तब होते हैं जब एक त्रिभुज के दोनों दो भुजा, एक त्रिभुज के दो भुजा तथा दोनों भुजाओं के बीच, उपस्थित कोण, एक त्रिभुज के दो भुजा तथा दोनों भुजाओं के बीच उपस्थित कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा तथा भुजाओं के बीच के कोण तथा दोनों भुजाओं के बीच के कोण
बीच के कोण बराबर हो जाएं, बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, समता की कसौटी से, की कसौटी से सर्वांगसम, सर्वांगसम हो जाएंगे, हो जाएंगे। यानी अब इसका मतलब क्या है, तो इसको जो है ना एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया, मान लेते हैं क्या पी क्यू आर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया एम एन ओ ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देते हैं कितना 4 cm, यहाँ पे देते हैं 2 cm, यहाँ पे देते हैं क्या आपका 4 cm और यहाँ पे देते हैं 2 cm और इसका जो है ना इसका नाम आपका 40 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कितना 40, ठीक है, ये दिया हुआ है और यहाँ दे दिया कितना 80 और यहाँ दे दिया हुआ 60, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये दे दिया 70 और ये दिया 70, ठीक है। तो अब ये क्या करा है, तो कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं जब एक त्रिभुज के दो भुजा, एक त्रिभुज के दो भुजा तथा दोनों भुजाओं के बीच का कोण, तो एक त्रिभुज के कितना भुजा है, एक ये भुजा है और ये एक भुजा है और इसके बीच का कोण क्या है 40, यानी किसी भी, अब इसी साइड का भी हो सकता है, इस साइड का भी हो सकता है, चाहे इस साइड का भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली कंडीशन हम दिए हुए हैं, तो किसी भी त्रिभुज के, किसी भी एक त्रिभुज के दो साइड और उसके बीच का एंगल, उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों साइड और उसके बीच के कोण के अगर इक्वल हो जाए तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। किस सर्वांगसमता से, तो एस ए एस सर्वांगसमता से। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज कौन सा पी क्यू आर तथा त्रिभुज कौन एम एन ओ में, बताइए पी क्यू जो है वो इक्वल है कि नहीं है एम एन के, है ना, क्यों, क्योंकि ये 4 cm। उसके बाद आपका जो ये QR जो है वो इक्वल है किसके, NO के, क्यों, तो ये कितना है 2 cm है कि नहीं है। और आपका जो एंगल PQR है, एंगल PQR इक्वल होगा किसके, MNO के, एंगल MNO के, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका 40 डिग्री है। तो देखिए पहले त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच का कोण, दो भुजाओं के बीच का कोण और दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच का कोण, तो बोला हो रहा है ना कि दो भुजा उसके दोनों भुजाओं के बीच में उपस्थित कोण अगर दूसरे त्रिभुज के दोनों भुजा और उसके बीच में उपस्थित कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाते हैं, तो हम कहेंगे एस एस सर्वांगसमता से वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज आपका पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाएंगे किसके, त्रिभुज आपके एम एन ओ के, और किस सर्वांगसमता से, तो एस ए एस साइड और एंगल, ठीक है, एस ए एस सर्वांगसमता से, सर्वांगसमता से, ठीक है। और ध्यान रखिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम अगर हम कर दिए तो उसके हर एक पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे, हर एक पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। और लिख सकते हैं क्या, ठीक है, हर एक क्या होंगे, आप लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो ये प्रत्येक भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि एस 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 सर्वांगसमता क्या होता है, कैसे उसमें क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे बताना है। वैसे हम लोग जब अपना एक्सरसाइज करेंगे तो आप बढ़िया से समझ पाएंगे कि ये सारे का उपस्थित में, ये सारे का जो है ना बताने का या समझाने का तरीका क्या है, क्यों समझाया जा रहा है। क्योंकि अगर ये देख लेते हैं तो आपके त्रिभुज के एक्सरसाइज को करने में, प्रश्नावलियों को करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोगों ने दो तो आपका एस 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 सर्वांगसमता को देख लिया, एस ए एस को देख लिया, और बाकी जो 3 सर्वांगसमता है उसको भी झटपट देख लेते हैं। और इस तरह से हमारा यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो खत्म हो जाएंगे और अगले क्लास में आपका 7.1 प्रश्नावली हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या आपका तीसरा नंबर सर्वांगसमता। तो अब जो है ना आपका तीसरा नंबर सर्वांगसमता देखना है,
थर्ड नंबर जो सर्वांग समता देखना है, तीसरा नंबर वो क्या है, तो आपका एंगल साइड, एंगल साइड, ठीक है। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, सर्वांग समता, इसको क्या बोलते हैं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी हमको देखना है। तो इसका क्या मतलब होता है, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं जब एक त्रिभुज के दो कोण तथा दो त्रिभुज किसी एक त्रिभुज के दो कोण तथा उसके बीच का भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा उसके बीच के भुजा के बराबर होता हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दोनों त्रिभुज एस ए सर्वांग समता से बराबर होंगे। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया क्या आपका STQ, और एक और हमने त्रिभुज बना दिया क्या MNR बना दिया, जहां पे ये एंगल हम दे दिए क्या 20 डिग्री, और ये एंगल दे दिया हमने क्या 20 डिग्री, और ये हमने दे दिया क्या आपका 40 डिग्री, ये हमने दे दिया क्या आपका 40, और ये हमने दे दिया कितना 100, ठीक है। और ये हमने दे दिया कितना, ऐसे इसको देने का कोई जरूरत नहीं, मतलब दो एंगल तो मतलब तीसरा हमको देने का कार्य, ठीक है। और ये दिया हुआ कितना 9 cm, और ये दिया हुआ कितना 9 cm, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज STQ तथा त्रिभुज MRN में। अब बताइए, अब क्या करा, दो एंगल, किसी ध्यान दो, किसी बोल रहा है क्या, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं जब एक त्रिभुज के दो कोण तथा उसके बीच का भुजा, तो एक त्रिभुज के दो कोण कौन हो गए, ये हो गए, और उसके बीच का भुजा कौन हो गया, ये हो गया, इक्वल है, बराबर है दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच का भुजा के, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। किस सर्वांगसमता से, तो ए सर्वांगसमता से क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 20 है 20 है। तो बताइए STQ एंगल होगा कि नहीं होगा, ये एंगल STQ बराबर होगा किसके, SQT के। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल जो है ना क्या है, क्या बोलते हैं, इधर से थोड़ा होगा, एक त्रिभुज का एक कोण है, STQ बराबर है किसके, देखिए ये भी से MRN के, एंगल MRN के। क्यों, क्योंकि 20 डिग्री दिया हुआ है, 20 cm दिया हुआ है कि नहीं है ना, 20 cm नहीं 20 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे SQT एंगल SQT इक्वल होगा MNR के, एंगल MNR के। क्यों, क्योंकि 40 डिग्री दिया हुआ है, और उन दोनों त्रिभुज के बीच का भुजा क्या है आपका TR जो है ना, TQ जो है वो बराबर है किसके, RN के। क्यों, क्योंकि ये जो है ना 9 cm दिया हुआ है, 9 cm दिया हुआ है। तो देखिए दो त्रिभुज के, किसी एक त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच का भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच का भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसलिए लिख सकते हैं क्या कि दोनों त्रिभुज यानी STQ त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे किसके, त्रिभुज किसके MRN के,
एन के, और किस सर्वांग समता से? ए एस ए सर्वांग समता से। कैसे? ए एस ए सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। और इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे हो गया ए एस ए सर्वांग समता हो गया। कोई दिक्कत यहाँ है तो बताइए। ठीक है, अब जो आपका चौथा है वो क्या है? ए एस, ए एस सर्वांग समता, ए एस सर्वांग समता, जिसको हम क्या कहते हैं? आपका एंगल, आपका एंगल और क्या आपका साइड, क्या सर्वांग समता, मतलब कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो ए सर्वांग समता का मतलब क्या है? ए सर्वांग समता का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी एक त्रिभुज के दो कोण, किसी एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा क्या हो, अगर बराबर हो तो हम कहेंगे क्या, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि कोई भी दो त्रिभुज समांतर तब होते हैं जब एक त्रिभुज के दो कोण तथा कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा तथा किसी एक कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या ए एस सर्वांग समता से बराबर होंगे या सर्वांगसम बराबर होंगे या सर्वांगसम होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो त्रिभुज के दो कोण तथा उससे जुड़ा हुआ एक कोण, तथा दोनों उससे जुड़ा हुआ कोई एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा तथा उससे जुड़ा हुआ, दोनों कोण से जुड़ा हुआ कोई एक भुजा के बराबर हो जाए तो सर्वांग समता से बराबर हो। मतलब कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग समता तब होते हैं जब किसी त्रिभुज के दो कोण तथा उससे जुड़ा हुआ क्या बोलते हैं, एक कोई भुजा उससे जुड़ा हुआ है, एक कोई भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा तथा उससे जुड़ा हुआ कोई एक भुजा के अगर बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ए एस सर्वांग समता से बराबर हो जाएंगे। अब इसे कैसे समझ सकते हैं? एग्जांपल से समझेंगे ना, अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया क्या, एबीसी, इसको मान लेते हैं एमएनपी। ठीक है, अब यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, आपका 60, यहाँ पे देते हैं कितना, आपका 40। ठीक है, और ये दो तुमको दिखाना है तो ज्यादा हमको काट जाइए। और यहाँ पे देते हैं कितना, 18 cm, ये भी देते हैं क्या 60 cm, ये भी देते हैं 40 cm और ये देते हैं 18 cm। देखिए ये एंगल PAC जो है ना बराबर है किसके, NMP के, ये को बराबर हुआ एंगल। उसके बाद फिर ABC एंगल और MNP एंगल बराबर है, दो एंगल कोण बराबर हो गए। और उनसे जुड़ा उन दोनों कोणों से जुड़ा हुआ भुजा कौन है, BC है कि नहीं है। अब इससे भी जुड़ा हो सकता है, इससे भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन इससे जुड़ा थोड़े है। हम इसको भी यहाँ पे ना लिखे यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस कोण से ये भुजा जुड़ा है, इस कोण से ये भुजा जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, क्या बोलते हैं, जुड़ा है कि नहीं है।
तो इससे ये जुड़ा है और ये तो जुड़ा ही जुड़ा है, ठीक है। तो सीधे सा मतलब ये है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज MNP में। तो बताइए लिखेंगे क्या, BAC त्रिभुज जो है ना इक्वल होगा किसके, NMP के, क्यों 60 डिग्री। उसके बाद क्या आपका ABC त्रिभुज इक्वल होगा किसके, MNP के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका 40 डिग्री है, ठीक है। और इसके बीच का जुड़ा हुआ भुजा कौन है, तो BC, यानी आपका जो BC होगा वो इक्वल होगा किसके, NP के। क्यों NP के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है 18 cm, क्यों 18 cm, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए त्रिभुज आपका ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज MNP के। और कौन से सर्वांगसमता की कसौटी से, तो AAS सर्वांगसमता से क्या हो जाएंगे, ये सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दो और सर्वांगसमता हमने खत्म कर दिया, ASA और क्या आपका AAS। अब जो आपका लास्ट जो बचा हुआ है वो क्या है, RHS सर्वांगसमता, यानी राइट हाइपोटेनियस और साइड। इसको देख लेंगे, हमारा सर्वांगसमता यानी खत्म हो जाएगा, यानी पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और तब जो है ना अगले क्लास में हम देखेंगे क्या प्रश्नावली। चलिए और देखते हैं क्या आपका अगला। तो अब जो है ना आपको देखना है क्या, आपका जो लास्ट नंबर है यानी 5th नंबर है वो क्या है, RHS सर्वांगसमता। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं राइट हाइपोटेनियस और क्या आपका साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड इसमें क्या होता है, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होंगे जब एक त्रिभुज के क्या लिखेंगे, जब एक त्रिभुज के एक त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो तथा उसका कर्ण यानी हाइपोटेनियस, उसका कर्ण बराबर हो तथा कर्ण से जुड़ा हुआ भुजा अगर दूसरे त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री तथा उसका भी कर्ण एवं कर्ण से जुड़ा भुजा बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज RHS सर्वांगसमता से बराबर होंगे या सर्वांगसम होंगे। क्या जानते हैं बराबर का क्या, सर्वांग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर एक त्रिभुज हम ऐसे मान लेते हैं, हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है आपका D है और ये है 90, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये है आपका 2 cm और ये आपका कितना 2 cm और ये मानते हैं कि 5 cm है और ये भी क्या आपका 5 cm। तो बताइए इसमें कौन सा कितना त्रिभुज बना हुआ है,
बताओ अर्पित कुमार कितना त्रिभुज है इसमें? तो नॉर्मली अगर देखें तो दो त्रिभुज बन रहा है ना, एक ABD बन रहा है और एक ADC बन रहा है कि नहीं है? ठीक है ना, दो त्रिभुज इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो लिखेंगे क्या? अब देखो सबसे पहले समझ लो कि अगर एक समकोण त्रिभुज होता है और एक कोण 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है वही क्या होता है? कर्ण होता है। यानी कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वही क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, तो ये आपको 10th क्लास में जब 8 चैप्टर पढ़िएगा ट्राइगोनोमेट्री, तो उसमें जो है ना काफी आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, तो इस तरह से ये सामने सबसे लंबी भुजा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? ये भी ध्यान रखिए। इतना से भी नहीं समझ में आता है तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर कोई क्या हो आपका समकोण त्रिभुज है तो उसके सामने वाला सबसे लंबा भुजा कौन दिख रहा है? यही दिख रहा है ये। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज 90 है, ये जो सबसे लंबी होती है यही क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण आपका होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो बताइए ये ABD त्रिभुज के लिए कर्ण कौन है? ये है कि नहीं है? और ये ADC के त्रिभुज के लिए कर्ण कौन है? ये है कि नहीं है? ADC के लिए कर्ण कौन है? AC। और ABD के लिए कर्ण कौन है? आपका AB है कि नहीं है? हाँ, और नीचे वाला साइड है ये क्या है? इसका परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि त्रिभुज किसमें? ABD में, ABD तथा त्रिभुज ADC में, ADC में। ठीक है, अब बताइए आपका हम लिख सकते हैं क्या? AB जो है ना वो इक्वल है किसके? AC के। क्यों? क्योंकि 2 cm है कि नहीं है? उसके बाद आपका क्या बोलते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, पहले राइट है ना, तो क्या लिखेंगे? एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल है किसके? एंगल ADC के, एंगल ADC के। क्यों? 90 डिग्री। और आपका AB इक्वल होगा किसका? AC के, है ना। और जो आपका BD होगा, क्यों? क्योंकि ये 2 cm है, और जो BD है वो इक्वल होगा किसके? DC के, है कि नहीं है? BD जो है ना वो इक्वल है DC के। क्यों? क्योंकि 5 cm है। तो बताओ ये क्या हो गया? राइट है कि नहीं है? मतलब 90 डिग्री का मतलब क्या? राइट कोण, मतलब राइट एंगल। ये है राइट, और ये AB क्या है? हाइपोटेनियस, और ये BD क्या है? साइड है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज आपका ABD और क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुज ADC। मतलब ये हो गया 90 डिग्री, यानी सम हो जाएगा। ठीक है, समकोण हो जाएगा, हाई हो जाएगा कर्ण, हाई हो जाएगा भुजा। ठीक है, यानी लिख सकते हैं RHS सर्वांग समता से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई भी दो त्रिभुज जो है ना, कोई भी दो त्रिभुज अगर हम यहाँ पे लिखते हैं PQR, क्या लिखते हैं? PQR और MNP है, MNP है। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है, तो इस मतलब है कि इसका त्रिभुज का हर एक पार्ट क्या होगा? बराबर होगा। और रीजन क्या लिखेंगे? CPCP। क्या लिखेंगे? CPCP। इसका मतलब क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग। क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent corresponding part of congruent triangles are equal। मतलब इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी लिखते हैं सर्वांगसम। इसका हिंदी होता है सर्वांगसम त्रिभुज के, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? CPCP कहते हैं। क्या कहते हैं? CPCP। यानी ये दोनों त्रिभुज अगर बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हर एक पार्ट बराबर होगा। रीजन क्या? CPCP। ठीक है, CPCP का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इस तरह से हमारा जो है ना सर्वांगसमता की कसौटी यानी पांचों खत्म हो गया। अब अगले क्लास में इसको आप घर पे जाइएगा, घर पे हैं तो क्या होते हैं? ठीक है, इसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगली क्लास में जो है हम अपना प्रश्नावली 7.1 यानी त्रिभुज का 7.1 जो है ना हम लोग करेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, यानी अब यहाँ से आपका ट्रायंगल का सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब आपका स्टार्ट होगा क्या अगली क्लास में? क्या आपका प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज से स्टार्ट होंगे और जल्दी ही ये खत्म हो जाएंगे। तब हम चलेंगे क्या आपका 8वां चैप्टर, जो कि बहुत ही आसान है, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।